सर पेज नंबर 2 to 8 नहीं करा। पहले कल वाला क्वेश्चन जरा फाइनल करो। बताओ एक्विजिशन डेट पे आया था, एक्विजिशन डेट पे आया है और ऑब्वियसली अगर एक्विजिशन डेट पे आया तो वर्किंग अपनी देखा तो उसमें नेट हो ही गया। एक्विजिशन डेट के सरप्लस में नेट होना था। एक्विजिशन डेट पे वो लॉस आया है, एक्विजिशन डेट की का जो सरप्लस उससे नेट ऑफ हो गया, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है एंट्री, उसी में से एडजस्ट हो गया। लेकिन वो एक्विजिशन डेट का सरप्लस है और एक्विजिशन डेट के लॉस से एडजस्ट होगा। जी सर होमवर्क का मुझे पता है, सवाल है सर, एक मिनट ये करें। क्या पहले कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि नहीं हुआ? ये जो बात जहाँ खत्म हुई थी वहां से शुरू करेंगे ना, बात पर मैं आता हूँ। ये सर एक नजर दोबारा जरा शुरू करेंगे। कंपनीज नेम्स कौन, कंपनी नेम्स क्या है जी? गोल्डन लिमिटेड पेरेंट है और सिल्वर लिमिटेड सब्सिडी। मैंने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था इसका। पेरेंट ने कितने परसेंट शेयर्स खरीदे? किसके? किस दिन? एक्विजिशन डेट के। कैसे खरीदे? इसके अंदर पेरेंट के एंगल से एक एंट्री लिखो। ऊपर स्पेस है, साथ वहीं लिखो। वैसे तो ये एंट्री हुई भी है, ऊपर जरा ढूंढो जरा। 387 नजर आ रहा था, लेकिन ये क्या एंट्री हुई होगी वो जरा समझ लगा। कैश बताएं कितना किया? डेफिनेटली उस 87 में मसला जरा पढ़ रहा। उस 87 में जो 10 और 5 है, क्या वो कैपिटलाइज होना चाहिए? तो लेकिन हुआ हुआ इस वक्त, इंक्लूडिंग है ना उसमें, तो बाद में बहस करने के पहले जो हुआ है वो देखना। कैश क्रेडिट हुआ और बताएंगे पेरेंट ने क्या दिया? ये मैं किसकी बुक्स में एंट्री कर रहा हूँ? शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट? 20 into 10 300 30 into 20 into 10। लेकिन उसमें तो 5 रुपए प्रीमियम भी नहीं दिए, लेकिन प्रीमियम अलग प्रेजेंट होता है। 20 into 5 जो शेयर इशू करता है वो फिर नॉमिनल अमाउंट पर शेयर कैपिटल रिकॉर्ड करता है, और अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है तो प्रीमियम रिकॉर्ड करता है। तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल कितना होगा? 300 मिलियन के शेयर्स दिए और 87 मिलियन कैश दिए, यही कंसिडरेशन। और इसके अगेंस्ट डेबिट क्या होना? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एसएल। तो पेरेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट इन एसएल के अगेंस्ट क्या क्या दिए? पहले तो यहां तक एंट्री लिखो। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट के साथ साथ कुछ शेयर्स इशू हुए हैं।
जी सर सर कोई मसला नहीं सर, पहुंच गए बस, ठीक है। किसने किसके शेयर्स खरीदने के लिए किसको शेयर्स दिए? ELSL के शेयर्स खरीदने के लिए अपने शेयर्स दिए, अपने दिए, और शेयर प्रीमियम पे इशू किए, मार्केट वैल्यू पे इशू किए होंगे, क्या ख्याल है? अब आपके जहन में फौरन, अब यहाँ तक प्लीज कंसिडरेशन चाहिए, लेकिन आप लोग इस वक्त ठंडे हुए थोड़ा सा, क्लियर है प्लीज? अब यहाँ से एक आपके जहन में एक दूसरा सवाल आना चाहिए, किसने किसको शेयर इशू किए? तो क्या फिर ये शेयर्स जो इशू किए हैं पेरेंट ने, वो एसएल की इन्वेस्टमेंट नहीं है? किसने शेयर इशू किए? उसने तो शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया, लेकिन ये शेयर्स किसके पास गए हैं? नहीं, बस यही बात मैंने समझा। क्या सब्सिडी भी आपके लेवल पे पेरेंट में इन्वेस्टमेंट करती है? असल में सर ये हुआ इस तरह है, अगर आपके लेवल पे होगा, वैसे तो ये रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं। क्या मतलब रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट? इसमें लेकिन ये अभी आपके लेवल की बात नहीं है, ये फाइनल की वैसा रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट। अगर आपके सिचुएशन में कभी इस तरह से आए कि पेरेंट ने शेयर इशू किए हैं, तो असल में पेरेंट ने किसको शेयर इशू किए हैं, ये बात हमने बड़े ध्यान से मेरी सुनी। नहीं, सब्सिडी को अगर हम कहेंगे तो डेफिनेटली सब्सिडी की बुक्स में भी एंट्री होनी चाहिए। तो वहां नजर नहीं आ रही, वहां क्यों नजर नहीं आ रही, और आपको नजर क्यों नहीं आया करेगी? पेरेंट जब भी कभी इस तरह से शेयर एक्सचेंज करेगा, तो आपके लेवल पे ये शेयर एक्सचेंज हो रहा होगा सब्सिडी के जो पुराने शेयर होल्डर्स होंगे, उनसे पेरेंट ने शेयर खरीद के उनको अपने दिए होंगे। सब्सिडी की तरफ जाएगा, सब्सिडी के कुछ शेयर होल्डर हो सकते हैं पेरेंट की इन्वेस्टमेंट से पहले, चलता चलाया अगर बिजनेस खरीदा जा रहा है, तो सब्सिडी कंपनी, उसने शेयर इश्यू किए हुए थे, कुछ शेयर होल्डर्स होंगे। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल, जी भाई मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, हुक्म कर। अगर ठंडे दिल से जरा मेरी बात पूरी होने देंगे तो इंशाल्लाह अभी आपने माना। क्या नए और पुराने स्टूडेंट होते, तो इंशाल्लाह भी नए पुराने शेयर होल्डर थे। आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मैंने आपसे शेयर खरीद लिए, आप कौन से शेयर होल्डर होगा? नए, और मैं हो गया पुराना, वाइस वर्सा कर लें, आप पुराने मैंने। एग्जिस्टिंग अब वो नहीं रहेंगे सर, अब वो नहीं रहेंगे शेयर होल्डर, मैंने आपसे शेयर खरीद लिए, आप बताएं आप भी शेयर होल्डर, आप कौन से शेयर होल्डर हैं? नए, चले ओल्ड रहने देते हैं, बूढ़े नहीं है, पुराने हैं। आप क्या तो ओल्ड का वो मतलब समझ। सब्सिडी की तरफ जाए सर, सब्सिडी एक बिजनेस है, उसके कुछ शेयर होल्डर हो सकते हैं। एक तो ये होगा ना कि फॉर एग्जांपल आपने एज अ पेरेंट शेयर उसी दिन खरीद लिए हैं जिस दिन सब्सिडी कंपनी बनी है। किस दिन खरीद लिए? सब्सिडी बनी, आपने सारे शेयर खरीद लिए, या मोर देन 50% शेयर खरीद लिया, पेरेंट बन गए। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक कंपनी स्टार्ट हुई थी, कुछ शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, जिन शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया था उस कंपनी में शेयर होल्डर बन गए सर। अब अगर कंपनी लिस्टेड है तो इसके शेयर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज हो जाते हैं। अब एक दूसरी कंपनी है, वो इस सब्सिडी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर बनना चाहती है, तो आपके लेवल पे जो ये सिचुएशन आई है वो ये होगी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो थे, किसके, उनसे उनके शेयर्स खरीदे गए
अकॉर्डिंग टू द स्टोरी कितने परसेंट? 60%। किन से खरीदे गए और उनको एज अ कंसिडरेशन क्या और क्या दिया गया? पेरेंट ने कैश भी दिया और अपने शेयर्स दिए। अब जो पेरेंट ने शेयर्स खरीदे, क्या वो पेरेंट उसकी एंट्री करेगा? करेगा सर। लेकिन अब जिसको कैश और शेयर्स मिले हैं वो सब्सिडी कंपनी नहीं है, वो पुराने शेयर होल्डर्स, एक्स शेयर होल्डर्स हैं। तो वो अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे जो आपको सब्सिडी की बुक्स में नजर क्यों नहीं आएंगी? अब सब्सिडी की बुक्स में या सब्सिडी की बैलेंस शीट में क्या सिचुएशन है? पहले कौन इसकी इक्विटी में शेयर होल्डर होता था? लेकिन अगर आप उनसे शेयर खरीद लें तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ 60%, अब उसकी इक्विटी में हम शेयर होल्डर होते हैं। शायद इस सिचुएशन में सब्सिडी की बुक्स में कोई भी एंट्री क्यों नहीं होगी? उसके शेयर होल्डर्स कहाँ बदल गए? मार्केट में बदल गए। पहले कोई शेयर होल्डर और था, अब उसकी जगह कौन शेयर होल्डर बन गया और उसने अपने शेयर इशू कर। ठीक है, तो आपके लेवल पे ये शेयर्स किसको गए होंगे? टू द फॉर्मर शेयर होल्डर्स ऑफ द सब्सिडी। फॉर्मर, ठीक है, शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडी। एक मिनट बात करो, पहले दोबारा एक बार पूरी सोच लो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इनफल आउटपुट कैसे नहीं हो गया? मैं तो दाखिल नाम नहीं यार। पहले एक डिसीजन, एक मिनट हो रहा था पहले वो। जी सर। और सर जी जिस तरह आप सोच रहे हैं, इससे तो हमेशा नेट एंट्री जीरो होती है। हमने सेल की, उसने परचेज कर ली, कैंसिल हो गई। सर हमने कैश दिया, उसने रिसीव कर लिया, कैंसिल हो गया। हमने शेयर दिए, उसने ले लिए, कैंसिल हो गए। हमने इन्वेस्टमेंट की, उसने शेयर कैपिटल कर दिया, कहानी खत्म हो गई। सेपरेट बुक्स है यार। अब क्या वो सब्सिडी बन गई हमारी? वो पुराने लोगों का स्टेटस क्या है? सर जी बड़ा स्टेटस है गरीबों का। वो कहाँ की बजाय कहाँ शेयर होल्डर हो गए? वो पुरानी बिजनेस में नहीं रहे, सब्सिडी में नहीं रहे, वो हमारी बिजनेस में। अब उन्हें डिविडेंड कहाँ से मिलेगा? उनका नाम हमारे बिजनेस में क्या होगा? कुछ भी नहीं, शेयर होल्डर होगा बस। नहीं, तो उनका हमारे बिजनेस में, पेरेंट में। दोबारा सर जीरो से शुरू करते। किसने शेयर इशू किए हैं? पेरेंट ने। किसके शेयर लेने के लिए? सब्सिडी के शेयर लेने के लिए। अगर कभी ये सिचुएशन आएगी तो कहां से पेरेंट ने शेयर लिए होंगे? सब्सिडी से या सब्सिडी के पुराने शेयर होल्डर्स? ये बात इसके जहन में आ जानी चाहिए, वरना आपके जहन में ये सवाल यकीनन आना चाहिए कि वहां इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं नजर आ रही। ये शेयर्स अगर इशू किए हैं सब्सिडी को, तो सब्सिडी का भी तो एसेट है, लेकिन सब्सिडी का ये एसेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये शेयर्स किसको इशू हुए होंगे? सब्सिडी के पुराने शेयर होल्डर्स। अब उन्हें पुराना में क्यों कह रहा हूं? उनकी जगह अब हम शेयर होल्डर हो जाएंगे और उनको जो शेयर्स मिले, कहाँ के मिले? हमारे, तो पेरेंट में शेयर होल्डर। लेकिन जरा एक दफा दोबारा जरा देखें, परसेंटेज क्या है? 60%। तो क्या अभी भी 40% वहां ऐसे होंगे जो है हमारे अलावा? कहाँ होंगे? वो एनसीई। एनसीई का कॉन्सेप्ट कहाँ होता है? सब्सिडी में जो पेरेंट के अलावा शेयर होल्डर है वहां एनसीई। पेरेंट में जो भी शेयर होल्डर है उसमें कोई एनसीई और कंट्रोल वाली बात नहीं। हमने कंट्रोल हासिल किया सब्सिडी में बाय परचेजिंग मोर देन 50% शेयर्स, और अगर 100% नहीं खरीदे तो अभी भी जितने रह गए हैं वो एनसीई है सब्सिडी में। ठीक है, तो ये एंट्री कहाँ तो नजर आ रही है, कहाँ क्यों नजर नहीं आ रही? कहाँ क्यों नहीं नजर आ रही? सब्सिडी में इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि सब्सिडी ने ये शेयर्स नहीं हासिल किए, सब्सिडी के पुराने शेयर होल्डर्स को मिले। और अगर एंट्री करनी है तो उन्होंने करनी है अपनी बुक्स में, जो कहाँ फिर नजर नहीं आएगी? सब्सिडी की बुक्स में। अब जरा ये सेंटेंस में नीचे देखो। अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है फिर ये स्टोरी नहीं, फिर इस तरह से नहीं हो सकता भी आपके लेवल, वरना उधर भी आ जाए। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो जैसे बिजनेस शुरू हुआ
पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट कर दी, सब्सक्राइबर करना, इनिशियल इन्वेस्टर्स करना, शेयर होल्डर शुरू में बन गए, लेकिन चलता चलाया बिजनेस अगर खरीदा जा रहा है बाय इशूइंग शेयर्स, तो पेरेंट ने शेयर्स इशू किए होंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफ द सब्सिडी और उन्हें फिर अपने शेयर्स दिए। ठीक है, ठीक है सर। एनी कंफ्यूजन स्टिल? अगर शेयर होल्डर सब खरीदेंगे तो उसकी कोई एंट्री सब्सिडी की बुक्स में नहीं होगी, और सब्सिडी से अगर खरीदेंगे अपने शेयर्स इशू करके तो सब्सिडी अपनी बुक्स में उन शेयर्स को एसेट रिकॉर्ड करेगी। बेटा क्या हो गया, रिलैक्स। पहला मेरा स्टेप आज का मैं बताना भूल गया, रिलैक्स रहना। पहले एक फैसला ये करें कौन किसके शेयर्स खरीद रहा, ठीक है, कहां से खरीद रहा, सब्सिडी की बजाय सब्सिडी के पुराने शेयर होल्डर से, और पुराने शेयर होल्डर से कहां से खरीद रहा, पुराने शेयर होल्डर्स को अपने अप्रोच किए, उन्हें ऑफर किए कि आप हमें अपने शेयर्स बेच सकते हैं, फिर निगोशिएशन हुई होगी, कंसिडरेशन के तौर पे क्या क्या डिसाइड हुआ कि कुछ कैश दे देते हैं, कुछ हम अपने शेयर दे देते हैं। तो अगर ये सेटलमेंट हो गई है तो किसके शेयर्स किसके हो गए, सब्सिडी के पुराने शेयर होल्डर्स के शेयर्स पेरेंट के हो गए, तो पेरेंट बस अगर मोर देन 60% हो गए तो अब पेरेंट का कंट्रोल उस पर हो गया, और अपने जो शेयर उसने इशू किए और पुराने शेयर होल्डर्स ऑफ द सब्सिडी को, उसकी वजह से वो शेयर होल्डर्स जो अब सब्सिडी के शेयर होल्डर्स नहीं रहे वो पेरेंट के शेयर होल्डर्स बन गए। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन सब्सिडी कंपनी के साथ हुई हो और सब्सिडी कंपनी को शेयर्स मिले हो तो फिर सब्सिडी कंपनी अपने उन शेयर्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी, लेकिन वो रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट अभी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं। जब भी कभी सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट नजर आएगी आपको, वो क्या अज्यूम की जाएगी कि किसी थर्ड पार्टी में। ठीक है, अब प्लीज क्लियर है जी? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? देन अजय सर जी बैक टू कंसोलिडेशन। पॉइंट नंबर 2 में जो हमने कैश पढ़ा इसके साथ एक सेंटेंस और भी है। क्या सेंटेंस है सर? अब रजिस्टर खोल लें, कर ली, बाकी चीजें साथ साथ पढ़ते रहते हैं। फर्स्ट पेज बल्कि छोड़ दिया था शायद आपने, फर्स्ट पेज छोड़ के वर्किंग्स में। अब 87 मिलियन में प्रॉब्लम क्या है? क्या फिलहाल कैपिटलाइज हुआ हुआ? अच्छा ये भी काइंडली क्लियर रखिएगा, जो मैंने एंट्री राइट साइड पे की ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ये मुझे कैसे पता चला, जरा देख के बता। 387 आपको नजर आ रहा है? क्या उस 387 में 87 मिलियन का कैश मौजूद है? क्या उस कैश में 15 मिलियन 10 जमा 5 एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट ऐड हुई है? तो पहली कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट लिखें। सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं, गेम ऑन करें। एक्सपेंस डेबिट, लेकिन किसका? पेरेंट का, एनसी का। तो सीआरई सिर्फ क्यों डेबिट? एनसी का फैक्ट नहीं जाना और हम सिर्फ बैलेंस शीट बना। बाय रुपीस 10 + 5 15। ये वाली एंट्री तो लिखी हुई ना, ये जो जीएल के सामने है। मार्केट वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो, market value of each share of GL and SL on the date of acquisition was 25 and 15 respectively. अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, जरा क्वेश्चन आगे पढ़ते रहे, मेरा ख्याल है वहां से सारा कुछ आपको नजर आ जाएगा। बहरहाल गिवन क्या है इस वक्त? एट द एक्विजिशन डेट रिटेन्ड अर्निंग्स वर 100 मिलियन। बताइए ये क्या है? प्री है, पोस्ट है? फॉलोइंग टेबल सेट आउट those items whose fair values on the acquisition date was different from their book value. Book value means carrying amounts. These values have not been incorporated in the
सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किस चीज की एडजस्टमेंट नजर आ रही है? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। लेकिन यहाँ आपको थोड़ी सी चीज दोबारा रिवाइज करने की पहले जरूरत है। पेज नंबर 148 पे पेज 148 पे जो एग्जांपल है उससे ऊपर जाएं, थोड़ा सा ऊपर। इफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन, सर the cost of investment is more than the parent share in the fair value of subsidiaries net assets। बस ये वर्ड जरा आपको दिखाना था, एक मिनट जरूर गया। देखिए सर, ये जो इस वक्त फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हम पढ़े ना कंसोलिडेशन में, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो IAS 16 एप्लीकेबल है। IAS 16 में क्या क्या अलाउड है सर? कॉस्ट मॉडल भी है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी है, लेकिन कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल अकॉर्डिंग टू IAS 16 सिर्फ सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रेलेवेंट है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के चंद एग्जांपल्स बोलना जरा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सचर, वो एसेट्स जो यूज के लिए होते हैं। तो IAS 16 में सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की रिवैल्यूएशन की बहस है, वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एप्लीकेबल है। ये जो हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते हैं एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी बेस पे हम रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो मेरी ये बातें सुनकर जरा दोबारा सेंटेंस पढ़ना जरा। किसकी फेयर वैल्यू लेनी होती है? नेट एसेट्स की, सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं, सिर्फ एसेट्स की नहीं, लायबिलिटीज की भी। नेट एसेट किसे कहते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज मीन ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। तो यकीनन अभी तक जो क्वेश्चंस हम करते रहे उसमें लैंड आ जाती थी, प्लांट आ जाता था, कभी मशीनरी वगैरह आ गई, तो क्या ये भी ऑल एसेट्स में शामिल है? हाँ जी, ऑल एसेट में शामिल है, लेकिन ऑल एसेट्स में सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट शामिल नहीं है। करंट एसेट्स भी हैं, नॉन करंट एसेट्स भी हैं, और इवन लायबिलिटीज भी शामिल है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कहते किसे? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, वो वर्किंग कैपिटल है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल वर्ड नहीं है। नेट एसेट्स मींस ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज, व्हिच मींस नेट करके फिर इक्विटी के बराबर आंसर आता है। तो सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज। तो मेरी ये बात सुनकर जरा वापस आओ। एक्विजिशन डेट पे पेरेंट ने क्या करना है? सारे एसेट्स को, सारी लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे लाना है। तो अभी इस वक्त नीचे टेबल देखो, बिल्डिंग से तो होपफुली हम यूज्ड टू हैं। एंट्रीज लिखना शुरू करें। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है? बोले कितने से? 80 डिफरेंस। बुक वैल्यू ज्यादा है, फेयर वैल्यू कम है। तो मेरी इस बात से परेशान भी नहीं होता ना, हम अपनी जो हेड ये जो एंट्रीज लिख रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरह शायद लिख रहे हैं जिस तरह IAS 16 में लिखते थे। लेकिन व्हाट इज द ओनली न्यू थिंग जो मैंने बीच में ऐड की है? ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज। मींस अगर कोई भी एसेट बढ़ रहा है, रिलैक्स होकर सोचा तो कैसा लग रहा है? सॉरी मैं बताना भूल गया, हम नॉर्मल लोग हैं। अगर कोई भी एसेट बढ़ रहा होगा तो हम क्या करेंगे? एसेट बढ़ रहा है, ऐसे डेबिट करेंगे। कोई एसेट कम हो रहा होगा, क्रेडिट करेंगे। अगर किसी लायबिलिटी के बढ़ने की बात हो जाए तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर लायबिलिटी कम हो रही होगी तो वो कोई साइंस नहीं। नेक्स्ट टाइम इन्वेंट्री पे एक मिनट रुक के जरा सोच लें, कभी हमने जिंदगी में इन्वेंट्री को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिवैल्यू किया? ना किया है, ना करना है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री से रिलेटेड कौन सा स्टैंडर्ड है? IAS 2 क्या कहता है? लोअर ऑफ कॉस्ट NRV, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। कभी भी सेल प्राइस नहीं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कभी भी मार्केट वैल्यूज नहीं। कॉस्ट पे रखना है या NRV पे अगर वो लोअर है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट्स कहाँ है? IAS 2 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको इन्वेंट्री की कोई फेयर वैल्यू बताई हो तो आपने सिंपली कैसे करना है, जैसे आप अदरवाइज एसेट्स को सोचते हैं। क्या है बुक वैल्यू?
क्या है फेयर वैल्यू, डिफरेंस लें, एंट्री बोले हैं बेटा, वही तरीका वही रखे, एसेट है, इन्वेंट्री, क्रेडिट। कितने से, कितने से सर, 50 से। और डेफिनेटली अब लॉस डेबिट डजंट मींस कि हम ये 16 की बात कर रहे हैं। ये सारी इस वक्त जो एंट्रीज लिख रहे हैं हम, ये कंसोलिडेशन के एंगल से हैं या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंगल से। हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो कंसोलिडेशन करते हुए ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज। एक और हिम्मत करना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 15 और 24, कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेट करें। प्रोविजन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंट्री बोला, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रोविजन क्रेडिट कितने से, 9। अब डेबिट आपने क्या बोला, नहीं बैड डेट्स बोला है आपने, बिल्कुल ठीक है, बचपन अगर जहन में लाया नहीं वो भी इशू नहीं है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बोल दें जो एंट्री याद है। इंक्रीज हो रही है प्रोविजन या डिक्रीज हो रही है, तो बैड डेट्स डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। तो अगर मैं बैड डेट्स लिखूं भी तो किस दिन लिख रहा हूं, एट एक्विजिशन। तो एट एक्विजिशन जब बैड डेट्स की अमाउंट कहां चली जाएगी, रिटेन्ड अर्निंग्स में। एट एक्विजिशन एडजस्टमेंट हो रही है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़नी है कम होनी है, बढ़नी है कम होनी है। मेरी सजेशन ये है कि यकीनन बैड डेट्स लिख लें, लेकिन ये भी रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, एट एक्विजिशन है ये एडजस्टमेंट। तो ठीक है, बैड डेट्स अगर लिखना है तो कोई इतराज नहीं मेरा, लेकिन ये क्लियर है बैड डेट्स डेबिट करने से रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएंगी। तो उसकी जगह मैंने क्या लिखने की कोशिश की है, रिवैल्यूएशन लॉस और सरप्लस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि शायद एग्जैक्टली वहीं पहुंच जाए जहां पहुंचना। तो बहरहाल वर्ड्स में डिफरेंस हो सकता है और उसमें कोई इशू नहीं। अगर कहीं पता चल जाता है कि क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एंट्री बोलना था। अच्छा, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं से क्या मीनिंग है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, अच्छा लग रहा है तो डबल एंट्री बनाया था। क्रेडिटर क्रेडिट है, ये भी लॉस बन रहा है, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो डिस्काउंट मिल रही है शायद, तो कैसा लगेगा हमें। तो मसला मतलब ये मेरी बात का 4 चीजें बस ध्यान में लाना। अगर एसेट बढ़ रहा है, एसेट डेबिट है, एसेट कम हो रहा है, एसेट क्रेडिट है, लाइबिलिटी कम हो रही है, डेबिट है क्रेडिट, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है, बाकी ऑपोजिट साइड पे बढ़ जाते हैं। ये सारा काम होना किस दिन है, एट एक्विजिशन। अब वर्ड्स आप एक्सपेंस लगा लें, इनकम लगा लें, रिटेन्ड अर्निंग्स को इफेक्ट करना है एट एक्विजिशन। ना प्लीज आगे बढ़ा। बिल्डिंग का फिर एक रेट आ गया, इसकी कोई सिग्निफिकेंस आपको महसूस होती है, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट करेंगे बिल्डिंग में कब से कब तक, एक्विजिशन डेट क्या है सर, बैलेंस शीट डेट क्या है, कितने पे एडजस्टमेंट करेंगे, डिफरेंस पे 80 इंटू 5%, 9/12 क्यों हो रहा है, और ये तो एक्विजिशन से बैलेंस शीट डेट तक गेम होती है, तो एक्विजिशन से बैलेंस शीट डेट तक ही 9 मंथ्स, क्या एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है, तो 9/12 हजम हो जाएगा सर, आंसर सर। डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, रिवर्स करनी है, उसकी क्या वजह है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। अच्छा, ये भी एट एक्विजिशन एडजस्टमेंट या आफ्टर एक्विजिशन एडजस्टमेंट, तो ये एक्विजिशन डेट पे है, ये एक्विजिशन के बाद है, तो ये इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, सीआरई और एनसी क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ, नहीं क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ, एसेट सब्सिडी का, इसलिए एनसी भी इफेक्टेड है, और सीआरई एनसी दोनों क्यों आ रहे हैं, सॉरी सीआरई एनसी तो इसलिए दोनों आ रहे हैं क्योंकि एसेट सब्सिडी का, लेकिन सीआरई एनसी क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ, बढ़ क्यों रहे हैं सर, एसेट बढ़ा था या कम हुआ, तो एसेट कम करेंगे तो डेप्रिसिएशन भी कम होने से प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, 60-40 1.8 and 1.2 रिस्पेक्टिवली। देख रहे हैं नजर पे करके,
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा क्लियर? नोट कर लिया? चलिए सर जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, ये हमारी कंसोलिडेशन की अंडरस्टैंडिंग और हमारी इंग्लिश का एक टेस्ट आ रहा है। अपॉन एक्विजिशन ऑफ एसएल, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा, करवा सकते हैं शायद। A contract for the management services was also signed, under which GL would provide various management services to SL at an annual fees of 50 million from the date of acquisition. कौन किसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? कब से ये कॉन्ट्रैक्ट है? डेट बोलो। 1 अप्रैल 16। बीच में 50 मिलियन अप्लाई हुआ। ये 50 मिलियन कब से कब तक के पैसे? 31 मार्च 17 बीच में कहां से आ गया? एनुअल एनुअल। हमारी बैलेंस शीट डेट है 31 दिसंबर 16। पहली दो लाइनें दोबारा पढ़े और इस तरह मेरी टाइम लाइन जरा देखना सही, एक दफा दोबारा पढ़ो। ये नहीं कंफ्यूज? नेक्स्ट लाइन, द पेमेंट वुड बी मेड, कौन करेगा? इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। एक इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? 25। पेबल इन एरियर्स को अंडरलाइन करो। एरियर्स का मीनिंग क्या होता है? एंड ऑफ द पीरियड होता है, मतलब अगर पूरे साल की बात हो रही है तो एंड ऑफ द ईयर, महीने की बात है तो एंड ऑफ द मंथ। एडवांस किसे कहते हैं? बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड। The payment would be made in 2 equal installments, means 25 million payable in 25 million and 25 million payable in arrears on 1st April and 1st October। आपने ये बताना है कि पहली पेमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टोरी किस डेट पे होनी है, पूरा बोलना है कि साल किस डेट। मैंने ये नहीं कहा था कि बगैर सोचे समझे बोल। रिलैक्स रहें, दोबारा पढ़े, आराम से पढ़े। मैंने कहा सवाल मेरा क्या है कि व्हाट विल बी द फर्स्ट डेट ऑफ पेमेंट? डेट 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 1 अप्रैल 16। यार 1 अप्रैल 16 डेट तब होती जब एडवांस वर्ड होता। इसको जरा एडवांस रख के पढ़ा, पेबल इन एडवांस। 1 अप्रैल 16, 1 अक्टूबर 16, 1 अप्रैल 17 एंड सो ऑन। ये डेट्स कब होती? अगर बिगिनिंग एडवांस वर्ड होता। अब दोबारा फाइनल बोल दे। पहली पेमेंट किस दिन? 1 अप्रैल 17। यार साल गुजरेगा तो पैसे देने हैं क्या? 2 इंस्टॉलमेंट्स में देने, 2 इंस्टॉलमेंट्स में 50 मिलियन देने, और इंस्टॉलमेंट डेट्स आर 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर।
So what will be the first date of payment? 1st October 16. एक और बता दो। 1st April 16 17। इस दिन कितने? स्टार्ट में देने तो बेटा लिखा पेबल नहीं है, एंड में देने वक्त सर डेट लिखी हुई, मैं कैसे डेट बदल दूं? सवाल गलत। 31 मार्च 30 सितंबर, क्या ऐसे भी हो सकता था? हो सकता था, लेकिन लग रहा है कि वो 6 महीने पूरे होने के बाद अगले दिन देना चाह रहा है। पहले 6 महीने कब एंड होंगे? पहले 6 महीने कब एंड होंगे? 30 सितंबर 16। वो भी हो सकता था कि इस दिन देने। लग रहा है 6 महीने एंड होने से अगले दिन पैसे देने, वो भी हो सकता था। ठीक है, यहां तक कंफ्यूजन? एक नजर पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी कंसोलिडेशन के एंगल से सोचना भी वो सोचते हैं, लेकिन यहां तक जो स्टोरी है ये पहले क्लियर कर। तो जहां तक अब कंसोलिडेशन अलहमदुलिल्लाह पहुंच गई है, आप हैं और आपका एग्जामिनर है, ये ठीक है? प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन स्टोरी में? अब आए जरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंगल से बात पूरी करते हैं, बाद में फिर देखते हैं कि हमने क्या बनाना और क्या नहीं बनाना। देखिए सारी बात पूरी ये है कि पहले 25 मिलियन बता रहा है, ये किसकी इनकम है, किसका एक्सपेंस है? किसकी इनकम है, किसका एक्सपेंस है? ये पैराग्राफ दोबारा पढ़ के बताएं, क्या ये इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं? पढ़िए। हम हमेशा क्या अज्यूम करते हैं कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब कुछ सही हो गया है, अनलेस देयर इज इंफॉर्मेशन कि नॉट येट रिकॉर्डेड। ऑब्वियसली हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या पेरेंट और पेरेंट सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया होगा? जस्ट रिस्ट्रिक्ट कीजिएगा एक मिनट अपने आप को, सिर्फ फर्स्ट 25 मिलियन। 25 million is the income of parent and expense of subsidiary. लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ना, यकीनन अगली पेमेंट कब है? अगले साल। लेकिन क्या अगले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के पैसे भी अक्रूवल बेसिस पे इनकम और एक्सपेंस रिस्पेक्टिवली बन गए होंगे? कैलकुलेटर उठा। कौन से 3 महीनों की बात बीच में लेके आने लगा? इन 3 महीनों के पैसे आपने मेरे कैलकुलेट करवाए कैसे? यकीनन दो तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं। अगर 25 को देखें तो 25 के 6 महीनों के पैसे तो डिवाइड बाय 6 करेंगे, फिर डिवाइड बाय 6। और ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हैं, 50 सोचा, डिवाइड बाय 12 इंटू 3 बाय 12 बाय 3। ठीक है, सही। क्या हो गया सर? What is this 12.5? Income and expense of the respective entities. कैलकुलेटर पढ़ो। 25 जमा 12.5 ये है टोटल इनकम और एक्सपेंस रिस्पेक्टिव।
मैंने बार बार जानबूझ के वर्ड्स अपने ऐसे बोले हैं जो आपको सही जगह ले जाएं, लेकिन मुझे लग रहा है आप गलत जगह चले गए। मैंने वर्ड्स क्या बोले? 37.5 million respectively is the income and expense of the subsidiary and parent respectively, या parent and subsidiary, income है parent की। अगर हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहे होते तो इनकम और एक्सपेंसेस ने कटना था अप टू द एक्सटेंट ऑफ पूरा 37.5। पेरेंट की इनकम, सब्सिडी का एक्सपेंस कटना था। अगर क्या बना रहे होते? प्रॉफिट लॉस। हम सिर्फ क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट में रख के अब ये स्टोरी दोबारा देखें। क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे भी कोई रिसीवेबल पेबल्स आ रहे होंगे? सारा ही आ रहा होगा। सारा क्यों नहीं आ रहा होगा? 25 जो 25 है फर्स्ट 6 मंथ्स का, ये पेड और रिसीव रिस्पेक्टिवली होगा। लेकिन जो 12.5 है ये पेबल और रिसीवेबल आपस में कटेगा। तो यहां हम सिर्फ अब किसकी कटने की बात करेंगे? 12.5 की कोई एंट्री बता दो। किसका पेबल थोड़ा स्पेसिफाई कर। पेबल टू सब्सिडी वाला क्या किन वर्ड्स के साथ होगा? पेबल टू जीएल और हिम्मत हिम्मत, और पेरेंट वाला रिसीवेबल फ्रॉम एसएल। किसकी बुक्स में आ रहा होगा रिसीवेबल फ्रॉम एसएल? जीएल की बुक्स में, पेरेंट की बुक्स में। और किसकी बुक्स में आ रहा होगा पेबल टू जीएल? सब्सिडी की बुक्स में। कितने से एंट्री होगी? 37.5 यार। Why the incomes and receivables are different? Incomes and receivables are different क्योंकि रिसीव हो गया होगा। According to these dates रिसीव हो गई होंगी। लिखें स्टोरी, ये अपनी वर्किंग्स में लिखा। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए फिर स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन के एंगल से सोचना आपने कि क्या क्या इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस होंगी। और अगर प्रॉफिट लॉस बना रहे हो तो यकीनन फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के एंगल सोचेंगे। आई होप कि आपने एंजॉय किया, लेकिन एक एंजॉयमेंट अभी ठीक ठाक रहती है। जी सर, एनी कंफ्यूजन? अच्छा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? तो ये एडजस्टमेंट मुझे अब कहाँ याद करवाएंगे वर्किंग करवाते हुए? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ढूंढना। नजर तो आ नहीं रही कहीं करंट अकाउंट वाला करवा देंगे। कितने से? जी सर, अगर नोट करें तो बता दीजिए, जरा मिटाना मैंने। जी सर, नोटेड है सर। एक सेंटेंस रहता है सर आखिरी, सॉरी 2 रहता है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को लिखते हैं।
जी सर जी, सेकंड लास्ट सेंटेंस जी सर। ये सर जी सारी तो नहीं बनेगी ना, जो टाइम पीरियड गुजरा 3 मंथ्स का सिर्फ उसकी बनेगी। जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने गुजरे हैं सिर्फ उन्हीं की लाइबिलिटी बनेगी। जो अगले महीने हैं जनवरी फरवरी मार्च, वो तो नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस और लाइबिलिटी बनेगी। लाइबिलिटी तब बनेगी जब एक्सपेंस ड्यू हो जाएगा। तो फिलहाल कितना एक्सपेंस ड्यू हुआ है? 3 मंथ्स। एक्सपेंस हो गया है, पे नहीं हुआ, लाइबिलिटी। इनकम हो गई है, रिसीव नहीं हुई, रिसीव। ठीक है। तो वहां जब आप कंसोलिडेट करते हैं सर वैसे कट जाता है। उधर से शेयर लेंगे, पेरेंट का लेंगे, उधर से 80% लेंगे, 60% लेंगे, तो आपस में कट जाएगा। तो वैसे कटिंग नजर कब आएगी? जब आप जो स्टेटमेंट बना रहे होंगे वो कटिंग कहाँ वहां नजर आएगी। वैसे अगर आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो इनकम एंड एक्सपेंस वही कटेगा, तो वही नजर आएगा। सेल परचेज कहाँ कटती नजर आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपको बैलेंस शीट की आइटम्स कटती नजर आएंगी, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो बैलेंस शीट की आइटम्स कटती नजर आएंगी, इनकम स्टेटमेंट। चेंजेस इन इक्विटी बना रहे होंगे तो अकॉर्डिंगली वो फिगर्स कटती नजर आएंगी। सर हम पेरेंट का शेयर लेते हैं, उधर से सब्सिडी का डिवाइड नहीं कर लेते अपना अपना शेयर, उसमें इफेक्ट आ रहे होंगे, हमारा एक्सपेंस आ रहा होगा, उनकी इनकम आ रही होगी। आप खाली बैलेंस शीट में बताएं इनकम कहाँ आ रही होगी, और उधर से एक्सपेंस भी तो आ रहा होगा सब्सिडी का, तो ऑटोमेटिकली नेट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन सर, एसएल पेड कौन सा डिविडेंड कितने परसेंट किस दिन? एसएल पेड एन इंटरम कैश डिविडेंड ऑफ 10% on 31st July 16। किसने किसको डिविडेंड दिए? एसएल ने अपने शेयर होल्डर्स। हाँ, उन शेयर होल्डर्स में कौन भी है? पेरेंट भी है। दोबारा कंसंट्रेट करो, इंटरम कैश डिविडेंड है, क्या ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ? ड्यूरिंग द ईयर पे हो गया सर। क्या पे होने से पहले डिक्लेयर हुआ होगा या डिक्लेयर अभी होना है? क्या ये डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा तो हुआ नहीं, इंटरम की बात नहीं, इस वक्त डेट भी लिखी हुई है। और डेफिनेटली डिविडेंड कोई लॉन्ग टर्म पेबल नहीं है, वो 30 दिन है, बड़ी 45 दिन भी है। पेड से मतलब क्या डिक्लेयर हुआ होगा। अगर लिखा डिक्लेयर्ड तो फिर ये कुछ जरूरी नहीं कि पेड भी हो, फिर हो सकता पे ना हो। जी सर जी, चाहे इंटरम डिविडेंड कब रिकॉर्ड होता है? डिक्लेयर चाहे कौन सा हो कौन सा, और अगर डेट ना हो वो फिर आप रट्टा। देखिए यहाँ डेट है, डेट्स ना हो तो ड्यूरिंग द ईयर ही होता है, ये ड्यूरिंग द ईयर ही वैसे है। लेकिन अगर डेट्स हो तो फिर अकॉर्डिंगली है। तो यहाँ डिक्लेयर्ड वर्ड है या पेड वर्ड है? पेड वर्ड। जी क्या ये जो डिविडेंड है जो पेड है रिकॉर्ड हो गया? दोबारा जरा बैलेंस शीट देखो, रिकॉर्ड हो गया। हमने कब अज्यूम किया है किसी ट्रांजैक्शन के बारे में कि वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं है? जब कोई हमें इंफॉर्मेशन, क्या ये डिक्लेयर होके पे हो गया हुआ? एक तरफ ऐसे पेरेंट, पेरेंट मींस जीएल, एक तरफ है सब्सिडी। ये किसका डिविडेंड है? अब मैं एंट्री सिर्फ आपको शायद ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि हो क्या गया, क्या ये एंट्रीज हो गई होंगी, लेकिन पहले देखना, पता नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, वो गलत वाली तो नहीं हुई होंगी, सही हुई होंगी। एसएल का डिविडेंड है, एंट्री बोला, परसेंटेज दी हुई है, अमाउंट बताएं क्या है?
अमाउंट बता दें क्या है? 45 कैसे कैलकुलेट किया आपने? किसका शेयर कैपिटल ढूंढा आपने? सब्सिडी का कितना शेयर कैपिटल है? If dividend is given as a percentage, then multiply the percentage with the amount of the share capital to get the amount of dividend. ठीक है सर? इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अब मैं यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ होपफुली आपके ज़हन में ये ना आ जाए जीएल का अपना डिक्लेयर डिविडेंड है। ये जीएल के डिविडेंड की सब कोई बात नहीं हो रही, उसने दिया है या नहीं दिया उसकी बहस ही नहीं है, कोई इसकी बात नहीं हो रही। अगर दिया भी है तो वो कटता भी नहीं। किसका किससे नहीं कटता? पेरेंट का सब्सिडी से कोई इसका इफेक्ट नहीं। तो ये किसका डिविडेंड है? क्या इस डिविडेंड में से अगर सब्सिडी ने डिक्लेयर करके पे किया है तो पेरेंट की बुक्स में डिक्लेयर पे रिसीवेबल और पेड पे रिसीव हुआ होगा? करवाएं पे डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट। ये 100%, ये 60%, 47, 45 into 60%, पेरेंट शेयर 27। ये नहीं कंफ्यूजन। अगर यहां वर्ड होता पेड की जगह डिक्लेयर्ड, जम नहीं मारना। अगर पेड की जगह वर्ड होता डिक्लेयर्ड, तब भी इस केस में हम एंट्रीज नहीं कर रहे, ये भी क्लियर रखिएगा फ्रेंड। इवन देन ये दोनों एंट्रीज जो मैंने लिखी हैं एंट्रीज हो गई होती। क्यों हो गई होती? देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट कि एंट्रीज हुई है या नहीं हुई। क्या हमने कभी एंट्रीज की हैं? हमने कभी किए हैं सर? कब किए हैं? तो मैं डिक्लेयर्ड वर्ड लिखने का हरगिज़ से मतलब नहीं कि फिर एंट्रीज हम करेंगे। अगर ये डिक्लेयर्ड भी है और पर्सन साइलेंट है तो ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो एंट्रीज हो गई होंगी। हम इनका करेंगे क्या? फिर हम करते क्या? रिसीवेबल पेएबल कटता, कितना कट जाता? कितना कट जाता? 27 कट जाता और 17 कहां बच जाता? सॉरी 18 कैलकुलेट सॉरी कीजिए। 45 माइनस 27 किसके पेएबल में 45 आ रहा होगा? एस के। किसके रिसीवेबल में 27 आ रहा होगा? जीएल के। हम 27 तक काट देते और ऑटोमेटिकली कहां 18 बच जाता? एसएल के पे ऑटोमेटिकली बच जाता, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अगर हम इनकम स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी भी बना रहे होते तो फिर डिविडेंड इनकम और डिविडेंड डिक्लेयर्ड वैसे ही कटता जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में कटा था। 10 निकाल देता। क्वेश्चन नंबर जस्ट 10 पेज नंबर सिर्फ 10 नहीं 10 पॉइंट नंबर 1 2 जरा एक नजर देख लें और 15 ढूंढ लें जरा। कहां 15 नजर आता है? नजर आता था क्या? पेरेंट में 20 था, 5 रह गया था, 15 आ गया था। 15 कटा 20 से नीचे। सर जी कटा सर। ये कटिंग किस किस चीज की है? इनकम की डिक्लेयर्ड से कटिंग है। और 5 कहां बचा? किसका? सब्सिडरी में बचा। नहीं सर जी वो तो पेरेंट, वो तो अदर पार्टी से हो गया ना यार, प्लीज खुदा भी ऐसे लग रहा है। 15 कहां से कटा? 15 कहां कटा? पेरेंट की इनकम में। नीचे 20 ढूंढे, नीचे 20 ढूंढे, नीचे 20 ढूंढे, नीचे कहां? कहां भी नीचे? किस जगह? किस जगह? रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में 20 नजर आ रहा था। 20 में से 15 किसका था? 75% शेयर। वो 15 कटा किससे? 20 से। 20 से क्या क्या कटा? इनकम और डिक्लेयर्ड कटा। किसका 5 बचा?
एनसी का 5%। तो ये जो कटिंग है, ये जो डिविडेंड इनकम और डिविडेंड वाली कटिंग है, ये कहाँ नजर आएगी आपको? इनकम स्टेटमेंट में और चेंजेस इन इक्विटी नजर आती है आपको? क्या क्या बनाते तो क्या क्या होता? बैलेंस शीट बनाते हैं तो रिसीवेबल पेबल कटता, और इनकम स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी अगर बना रहे होते तो डिक्लेयर्ड डिविडेंड डिविडेंड इनकम से कट जाता, और कौन कौन सा बच जाता? 18 डिविडेंड ऑफ एनसी और पेबल टू एनसी बच जाता। ठीक हो गया सर? लेकिन ये सब कुछ कब होता? सब कुछ कब होता सर? अगर ये सिर्फ डिक्लेयर्ड होता और पेड ना होता। डेफिनेटली मतलब वो सब कुछ बना रहे होते। मैंने ये सारी बहस आपके सामने की है किस कॉन्टेक्स्ट में, और शादी किस कॉन्टेक्स्ट में कर दी है यार। लेकिन माय डियर, यहाँ एक वर्ड है पेड। अगर पेड है तो क्या इस एंट्री के अगेंस्ट एक और एंट्री हो गई होगी? क्या एंट्री हो गई होगी सर? कितने से? 27 से यार। क्या इस एंट्री के हो जाने से पेबल खत्म हो जाएगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? और क्या इसके अगेंस्ट फिर पेरेंट ने भी कोई एंट्री की होगी? कैश डेबिट डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट 27। तो अगर ये पेड है तो क्या रिसीवेबल और पेबल अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहे होंगे? इनकम स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी हम बना नहीं रहे, सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं। बताएं आफ्टर ऑल दिस स्टोरी, इस पॉइंट का हमारी इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आएगा? कौन सा इफेक्ट आना था? रिसीवेबल और पेबल कटना था, लेकिन वो क्यों नहीं कटेगा? कि रिसीव्ड और पेड रिस्पेक्टिवली हो गया है। नो इफेक्ट ऑफ दिस एडजस्टमेंट। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ financial position as the dividend is declared and paid। डिक्लेयर्ड मैंने क्यों जानबूझ के नहीं लिखा? अगर पेड है तो डिक्लेयर हुआ ही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है पे होने के बाद डिक्लेयर हुआ। ये पूरा लिखना है जरा, लेकिन ये बात जरा डिजर्व करती है कि थोड़ा सा और सोच लिया जाए। लेकिन बहरहाल यहाँ जो बातें हो गई हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस में जब आनी है तो वहां ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे आज हो रहा है। ये ऑनलाइन प्लीज। अगर किसी के लेक्चर्स रहते हों तो मेरी आवाजें क्लास में सुन के ऐसी नींद आनी है कि जैसे कभी कहीं नहीं आएगी। एनवायरनमेंट भी आइडियल हुआ हुआ है, एसी भी सामने लगा हुआ है, और लेक्चर भी पुराने रहते हैं। गेम जो छत के ऊपर से जा रही है तो जाने दें। बेटा इस तरह काइंडली ना करें। अगर डिक्लेयर्ड लिखा होता तो फिर भी एंट्रीज हो गई होती, लेकिन आखिरी वाली ना हुई होती, पेड और रिसीव वाली ना हुई होती।
ये मैंने लास्ट सेंटेंस लिखा, ये मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा, इस सवाल के मुताबिक या एक जनरल सेंटेंस लिखा? इस सवाल में क्या क्या होगा? डिक्लेयर्ड पेड हो जाने की वजह से कोई एडजस्टमेंट नहीं। अगर सिर्फ डिक्लेयर हुआ होता और आप बेनिफिट बना रहे होते तो पेएबल और रिसीवेबल कितना करता, पेरेंट शेयर तक करता, 27 करता, 41 करता, लेकिन वो कट क्यों नहीं रहा? तो इस केस में फिर क्या हुआ कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो रिसीवेबल पेएबल क्यों नहीं रहा? पेड हुआ और रिसीव्ड हो गया, अनलेस ऑफ कोर्स पता चले अभी पहुंचा नहीं, जैसा कि वाले सवालों की जगह कौन पता चल गया। बट एट द एंड ऑफ द डे कोई कंफ्यूजन, चलिए चलिए वाइंड अप करें, एडजस्टमेंट होंगी, बल्कि सॉरी लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन जल्दी से पढ़ो। GN values क्या और वेट डेट at वेट डेट, NC at acquisition date at its full goodwill method is हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ो। अब एंट्रीज आपने लिखी हुई है, एनालिसिस ऑफ इक्विटी के लिए स्पेस रखी हुई है, बिस्मिल्लाह पढ़िए, काइंडली जरा स्पीड अप हो सके। Analysis of equity of SN, parent has 60% share, NC has 40% share। ये बिल्कुल ठीक है, टोटल ऐसे टोटल पर चाहे ना लिखें लेकिन स्पेस थोड़ी सी रखें, इन सब का भी टोटल की जरूरत नहीं, एंड में जाकर कर लेंगे, थोड़ी स्पेस रख लेंगे दोनों कॉलम्स के साथ राइट साइड। गेम शुरू करें सर। एट एक्विजिशन 1st April 16, शेयर कैपिटल 450, शेयर प्रीमियम है ऐसे, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी, नीचे ढूंढे 100, 100 थी, 100 है थी, हम थी ढूंढ रहे हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स थी 700, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स 3 है, ढूंढने लिखा, और इकट्ठा तीनों में लॉस ही है, इकट्ठा करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्डिंग, इन्वेंट्री, प्रोविजन, तीनों में लॉस डेबिट हुआ 80, 50, 9, ऑब्वियसली इकट्ठा किया जा सकता है, ब्रैकेट क्यों लगा रहा, लॉस। नेट हो गया 561, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑन द एक्विजिशन डेट वाज 561, into parent share 60% है, 336.6 2 to 4.4, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोच के जरा, हाँ जी एक एक फिगर देखनी पड़ती है, 387 ठीक है, लेकिन -15 होगा, एडजस्टमेंट मिल गई, मिल गई सर, क्या चीज निकाल दी बाहर, एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस 372, समझ आ गया प्लीज, समझ आ गया सर,
फेयर वैल्यू ऑफ एनसी पे इकट्ठे होते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ एनसी लास्ट लाइन, एनसी अगर फेयर वैल्यू पे है तो एनसी की फेयर वैल्यू ढूंढना। गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, कभी कभी गिवन होती है। अगर गिवन ना हो तो क्या तरीका होता है? हाँ जी, अगर हो मेरा ख्याल अच्छा है, जरा क्वेश्चन नंबर 14 देखें, क्वेश्चन नंबर 14 और उसका आंसर ढूंढो। अब फाइनल करें सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 14 की लास्ट लाइन और उसका आंसर ढूंढना। काफी पीछे हो गया मेरा ख्याल। कर लेते, वो तो वर्किंग कर लेते, वो नहीं मसला। पहले देख लें किया कैसे था। क्या तरीकेकार होता है? शेयर्स निकालने होते हैं, एनसी से रिलेटेड शेयर्स ढूंढने होते हैं, और देन शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। सब्सिडरी की या पेरेंट की? एनसी का कॉन्सेप्ट ही कहाँ है? तो ये पूरा देख लीजिएगा, कंडी नजर देखिए, 170 था वहां, वहां ₹1 का शेयर था, इसलिए 170 ही रहा। मल्टीप्लाइड बाय 30% हुआ, 51,000 शेयर्स हो गए, और मल्टीप्लाइड बाय 1.75 शायद 1.5 1.5 वाला सेंटेंस पढ़ लेना, लास्ट पॉइंट। बोल दे रखे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एनसी शेयर्स जस्ट बिफोर एक्विजिशन। तो ये सारी गेम एक्विजिशन डेट की है। आए इधर अप्लाई करवा दें, कैसे करें? यहाँ राम राम से 450 शेयर कैपिटल आपने ढूंढा, किसका? सब्सिडी का। डिवाइड बाय 10 क्यों किया? क्योंकि ₹10 नॉमिनल अमाउंट है, तो नंबर ऑफ शेयर्स 45 मिलियन है, सब्सिडी के इंटू 40% कहां से आ गया? एनसी का शेयर। और अब सब्सिडी के एक शेयर की वैल्यू एक्विजिशन डेट पे गिवन है 15 ढूंढना है, तो 270। अपने आप को लिखते हुए सुना दीजिएगा क्या क्या ढूंढा आपने। तो अगर ये फिगर गिवन ना हो तो ये कैसे आ जाती है? सब्सिडी के शेयर्स ढूंढे, उसमें एनसीए के शेयर्स निकालें, और मल्टीप्लाइड बाय सब्सिडरीज मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। डन है सर? बाकी अब पॉइंट अपन 35.4 45.6, और यहाँ जो मैंने साइड राइट साइड पे स्पेस ही वो इन फिगर्स को इकट्ठा करना है। 561 टोटल फेयर वैल्यू थी, 372 270 81 टोटल गुडविल 81। तो इन फिगर्स को भी इकट्ठा कर लिया करेंगे। डन है सर जी। गुडविल के बाद आगे कोई वर्किंग रेलिवेंट है? वो एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है, लेकिन सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो कहां से कहां तक वर्किंग करेंगे? सिंस एक्विजिशन टिल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डिसाइड कर लें सर, क्या सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स में चेंज है? और यार सरप्लस लॉसेस भी तो आए हैं, वो गए, आते ही लम्हे गए। क्यों आए, क्यों गए? फेयर वैल्यू पे एसेट्स को लाने के लिए आए, और गुडविल की कैलकुलेशन में चले गए। 210 minus 100, 110 is post acquisition profits since acquisition till the balance sheet date. Parent share 60% and NC share 40%.
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनवा देंगे जरा। कर लें शुरू, जल्दी हो रहे हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लें या तो गोल्डन लिमिटेड से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। as on as on 31st December 16, non-current assets कितने टाइम रखना है? बिल्डिंग है रुपीज इन मिलियंस, $1600 प्लस 500 नहीं करते नहीं आप, वैसे फिर मैच कर लेते हैं। जी बिल्डिंग होगी 2023 यहाँ तक जरा इकट्ठे हम गुडविल तक करंट एसेट्स में साथ कीजिएगा। गुडविल ढूंढने एनालिसिस ऑफ इक्विटी 81 इकट्ठे से। अब करंट एसेट्स कंबाइन दिए हैं, ढूंढने क्या क्या एडजस्टमेंट आनी चाहिए इसमें, फिगर्स बोल दो। -50 -9 -50 क्या है? इन्वेंट्री क्रेडिट, -9 क्या है? प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट सब भर जाएगी, डेटर्स कम। और एक एडजस्टमेंट है 12.5 ढूंढ लेगा, इंटर कंपनी मैनेजमेंट फी रिसीवेबल। 50 क्या है दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इन्वेंट्री 9, प्रोविजन क्रेडिट मींस करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, ठीक है, और रिसीवेबल कट रहा है। इसी 12.5 का सेकंड इफेक्ट लायबिलिटीज में याद रखना, ठीक है। आंसर बताइए। नहीं सर डिफरेंट, इधर कैश आया उधर चला गया, कैश से नहीं कटना है यार, खुद दोनों का कैश इन्हीं में है, तो इधर क्रेडिट हुआ तो डेबिट हो गया। 2716.5
2716.5. Equity and liabilities. जी जी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बनाए जी, जरा बना लें आप, ट्राई करें फिर कंपेयर करिएगा मुझसे। जी सर, सीआरई की वर्किंग कैसे हुई है? 3150 कर लिए, प्लस क्या हुआ 66 माइनस 15 कहां से आया? एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट, प्लस 1.8 क्यों हुआ? डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट रिवर्स हुई, आंसर आया 3202.8। ऐसे सम कर लें 49.8, एनसी कर लें, नहीं मतलब मैं फिर मैच कर दीजिएगा, एनसी कर लें फिर में से मैच कर लें। 270 कहाँ है? एनसीआई फाइनल कर लें सर जी, एनसी फाइनल कर लें। एनसीआई 270 224.4 नहीं लिया मैंने। अगर फेयर वैल्यू मेथड है तो फुल गुडविल मेथड है तो क्या उठाना, और अगर पार्शियल गुडविल मेथड है तो फिर प्रोपोर्शनेट शेयर उठाना। जी सर, सर जी जो सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग्स है उनमें पूरा डिविडेंड आ चुका है, पेरेंट में अपना आ चुका है, वापस में कैंसिल आउट हो चुके हैं। आपको नजर कब आएंगे कैंसिल होते होते? जब हम रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे। जी एनसी में 270 मिल गया सर, 270 प्लस 44 प्लस 1.2, 315.2, 5228। आपको किन सवालों में एनसी में से डिविडेंड लेस नजर आता है? जिन सवालों में आपने डिक्लेयर्ड की बेस पे एंट्री खुद की हो और कहा ना हुई हो, सब्सिडी में हुई नहीं आपने की है, तो अगर सब्सिडी ने पहली एंट्रीज की हुई है तो उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स में इफेक्ट ऑलरेडी आ रहा है, डबलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो किन सवालों में आपको नजर आया? जिन सवालों में आपने एंट्री की है। अब यहाँ मैंने एंट्रीज लिखी तो है, लेकिन मैंने एंट्री सिर्फ आपके साथ शायद समझाने के लिए आपको लिखी, ये आपको लिख नजर आया। ये जो एंट्रीज हमने लिखी है डिविडेंड वाली, वर्किंग में ढूंढना था क्या ये एंट्रीज हमने की है या ऑलरेडी हुई एंट्रीज को समझने की कोशिश की है। ऊपर लिख लें ब्रैकेट में ऑलरेडी रिकॉर्डेड, बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट।
एंट्री इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, क्वेश्चन इज साइलेंट। हमने सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट समझने के लिए स्टोरी लिखी है। जी सर, लाइबिलिटीज बनवानी है, बनवा दें, बना लें आप, फिर बनवा दें। सिक्स हंड्रेड प्लस 1160 माइनस 12.5। यहाँ जो सवाल उठना चाहिए ना वो सिर्फ ये है कि ये रिसीवेबल पेएबल सर्विसेज का कट रहा है, डिविडेंड का क्यों नहीं कट रहा। बैलेंस शीट बनाते हुए ये वाला सवाल जहन में उठना चाहिए। तो ये क्यों कट रहा है, वो क्यों नहीं कट रहा। वो पेड है, ये पेएबल है, और जितना पेड है वो नहीं कट रहा। 37.5 पूरा नहीं हम काट रहे। अप टू द एक्सटेंड ऑफ 20 जो 25 सॉरी, अप टू द एक्सटेंड ऑफ 25 जो पेड एंड रिसीव्ड है उसकी बहस नहीं हो रही। जो रिमेनिंग 3 मंथ्स का पेबल रहेगा सिर्फ उसकी कैंसिलेशन होगी। और वहां जो डिविडेंड है वो क्यों नहीं आ रहा, वो पेड है। तो अगर वो पेबल होता तो ऑब्वियसली उसकी भी कटिंग होती। 6975.5। चलिए सॉरी मतलब क्वेश्चन नंबर 1 की मैं टाइम नहीं निकाल सका, तो उसके लिए इंशाल्लाह कल टाइम निकालता हूँ। आप लोग इस तरह करें, एक जरा कंपैरेटिवली आसान सा सवाल इसलिए ले लें, उसमें एक ऐसा पॉइंट आना है जो अगले सवालों में आ जाना है। पेज नंबर 181 पे है, क्वेश्चन नंबर 16 राइट मिनट होना। पेज नंबर 181 पे क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन तो सभी को ऐसा टफ नहीं है, इसमें एक एडजस्टमेंट ऐसी है जिसकी अभी बहस होनी है फर्दर। तो इसको जरा होमवर्क रख लें, फिर इंशाल्लाह इसको और क्वेश्चन नंबर 1 जो था, अब क्वेश्चन नंबर 1 अगर किसी का फाइनल नहीं था तो मेरा ख्याल वो कैश इन ट्रांजिट के अलावा तो इशू नहीं है। डिविडेंड वगैरह समझ आ गए, जो रिवर्स वर्किंग हुई है, बाकी मैं बातें कर दूंगा सारी। वो लोन वही है, कैश इन ट्रांजिट की वजह से लोन, तो इंशाल्लाह वो डिस्कस कर लूंगा कल मैं। तो काइंडली लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 भी साथ रखिएगा, इसकी भी बहस हो जानी है। तो इसमें एक ऐसा पॉइंट आना जो आगे जाके रिपीटेडली आया करना, वो फिर खराब ना हो जाए। तो इंशाल्लाह कल डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की भी और 16। अल्लाह हाफिज़। ये ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स।